क्या वजह क्या बनी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़कर पीटीआई के अंदर आने की? 2018 के इलेक्शन में मैंने पीटीआई से अपने हलके की नेशनल असेंबली की सीट डिमांड की थी, लेकिन तस्वीर है, आप ज़रा उस तस्वीर पे ये करें ना, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना। बतौर जज कितना अर्सा काम किया और क्यों आपने एज ए जज रिज़ाइन किया और वकालत का शुबा आपने इख्तियार किया? इमरान खान साहब के आप वकील हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े केसेस मिलते होंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात आपको अप्रोच करती होंगी। कितना फ़ीस कितनी लेते हैं आप? बड़े बड़े जो लोग शख्सियात होती हैं, खान साहब से कितनी फ़ीस ले रहे हैं? जब पीटीआई पे अच्छा टाइम आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी वकालत की तरफ वापस आऊँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इस तरह ये मीडिया के साथ चिमटा रहा हूँ या तकरीरें करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना एक नाम बनाया है। शहबाज गिल, फवाद चौधरी से ऐसे बड़े बड़े नामों को इन्होंने बहुत कम अरसे में पीछे छोड़ दिया है और इनका एक मुनफरिद अंदाज़ बयान है और जिस दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम इनकी जानिब से बनाया गया। इनसे पूछते हैं कि ये पिछले 4 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थे, कहाँ पर थे और जब मुश्किल वक्त आया तो ये सामने आ गए, और क्या इनका बैकग्राउंड है, किस सियासी जमात से इनका पहले ताल्लुक़ था, बतौर जज जब ये तकर्रुर इनका हुआ उसके बाद क्यों रिज़ाइन किया, तमाम तर अहवाल इनसे पहली बार पूछने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि 4 साल आप कहाँ गायब थे जब लोग पीक्स पर्क्स एंजॉय कर रहे थे, वजारतें ले रहे थे, आप उस वक्त कहाँ पर थे? बहुत शुक्रिया। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी मैं अपनी वकालत कर रहा था, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये वज़रा मिनिस्टर इन लोगों के पीछे न भागा हूँ न आदत है। हमारी अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, इतनी मसरूफियत होती है कि वक्त ही नहीं मिलता है, तो लिहाजा मुझे कहीं किसी के पास जाने या किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप वकील तो हैं, क्या सियासतदान भी हैं आप? 2017 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और उस वक़्त से लेकर आज तक सियासी तौर पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ। आपने कहा 2017 में आपने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन 2018 में हुकूमत आई पीटीआई की, तो खान साहब से कोई मुलाकात, कोई ओहदा या फिर उनकी जानिब से कोई ऑफ़र की गई हो या फिर आप किसी केस में पेश हुए, कहीं नज़र नहीं आया आप हमें? 2018 के इलेक्शन में मैंने पीटीआई से अपने हलके की नेशनल असेंबली की सीट डिमांड की थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने सीटें तकसीम की थी उस वक़्त, और परवेज़ खटक साहब ने जो है वो सीट डिनाई की थी। अच्छा, देने से इनकार कर दिया था जी, उसका असर रसूख था, तो उसकी वजह से फिर जो है जिन साहब को मिली उसको फिर मैंने वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे दोनों, प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली, अपने इलाके में मैंने, मेरे कबीले ने उनको वोट दिया था। तो फिर गिला शिकवा खान साहब से किया कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला? नहीं, कभी गिला शिकवे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अब मुकद्दर में लिखी होती है। जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको मिलेगा, तो लिहाजा मुझे और न गिले शिकवे की, न टसवे वाहनों की आदत है। तो अब जब मुश्किल वक्त आया तो आप अचानक से सामने आए, बड़े दबंग अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फवाद चौधरी और बड़े बड़े जो नाम है वो साइड पे हो गए, आपने उनकी जगह ले ली है, इसकी क्या बुनियादी वजह? मेरा ख्याल है कि मैं अगर इस वक्त में खान साहब के साथ खड़ा हूँ तो इसके पीछे मेरा वकील होना है। वकील जो है वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है। दूसरी बात ये है कि हमारी अक़दार ऐसी हैं कि हम अपने लीडर को, साथी को, दोस्त को तकलीफ़ के वक्त में नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे उस तकलीफ़ में कितनी ही कुर्बानी न देना पड़े। तो लिहाजा जब चेयरमैन पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये कड़ा वक्त आया, तो इस वक्त में मेरा ख्याल है कि मेरे अपनी असूल, कायदे, मेरी हमीयत ये गवारा ही नहीं कर सकती थी कि मैं अब पीठ दिखाऊँ या इनके साथ खड़ा ना हूँ। मैं इसको अपने लिए सादत समझता हूँ। 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, उससे पहले किस पार्टी में थे आप? इससे पहले मैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता था, उनकी पार्टी के लीगल मैटर्स को हैंडल करता था मौलाना साहब के साथ तकरीबन 8-9 साल। जब मैंने रिज़ाइन किया मुलाज़मत से 2009 में, तो इसके बाद मैं मौलाना साहब के साथ था और मौलाना साहब
की पार्टी छोड़ने के बाद 2017 में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। क्या वजह क्या बनी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़कर पीटीआई के अंदर आने की? बहुत सारी वजूहत थी। बताना पसंद करेंगे आप? मिसाल के तौर मौलाना साहब जो हैं वो एक मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपनी पार्टी में जितना भी अरसा मैं रहा मुझे बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया, शफ़क़त से पेश आते थे। और इसके अलावा जो हमारे इलाके में कोई अपने कबीले की ज़रूरियात थी, कोई डेवलपमेंटल काम होता था या कोई और दीगर मसाइल होते थे, उसमें मौलाना साहब की दिलचस्पी कम ही रही है, बल्कि कभी उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। और दूसरा जो मसला था वो हुआ ये कि ये एक तस्वीर है, आप ज़रा उस तस्वीर पे ये करें ना, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, वो जो खान साहब और मेरी तस्वीर है, ये तस्वीर वजह बनी कि मैंने कैबिनेट केपी मैं चूँकि ड्राफ्टिंग भी करता हूँ, वेट करता हूँ, लेजिस्लेशन में भी मेरी एक एक्सपीरियंस है, तो केपी गवर्नमेंट ने विसल ब्लोअर लॉ के नाम से एक कानून मुतारफ़ कराया 2016-17 में। तो परवेज़ खटक साहब उस वक़्त वज़ीर आला थे, उन्होंने मुझे ये हायर किया उस लेजिस्लेशन के लिए। मैं उस वक़्त पीटीआई में नहीं था, जमीयत उलमाए इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ था। तो जब मैंने वहाँ ब्रीफिंग दी, प्रेजेंटेशन दी ख़ान साहब को और पूरी काबीना को, तो ये वो नशिस्त थी जहाँ पे मुझे ख़ान साहब के साथ बैठना पड़ा। और ये तस्वीर पीटीआई के जो सोशल मीडिया हैं वहाँ से ये पोस्ट हुई और किसी ने मौलाना साहब को भेज दी। अच्छा। तो मौलाना साहब ने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी और साथ में सवालिया निशान डाल दिया। और मैंने उनको वजाहत भी की कि मैं वकील हूँ और एक प्रोफेशनल काम है, लेकिन शायद वो शकूक हमारे इतने पैदा हो गए थे कि फिर मेरे लिए वहाँ पे ठहरना मुमकिन नहीं था। यानी एक तस्वीर की वजह से मौलाना साहब आपसे नाराज़ हुए और कहा कि खान साहब के साथ आपने तस्वीर क्यों ली है, जिसकी वजह से इख्तलाफात आपके पैदा हुए मौलाना साहब के साथ? इख्तलाफात देखिए, मौलाना साहब शायद नहीं समझे कि हमारी मजबूरियाँ होती हैं। दूसरी हर पार्टी में एक वो केंचा तानी की सियासत होती है। इस तस्वीर को पता नहीं किसी ने किसी तरह भी उनको कनोट किया हो या डिस्क्राइब किया हो, लेकिन मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात पे इस तरह शक करना अच्छा नहीं लगा। वजाहत नहीं दी आपने उनको मौलाना साहब के पास जाकर कि भाई मैं तो वकील हूँ, मैंने तो हर एक एज ए क्लाइंट देखना होता है? वजाहत नहीं दी आपने उनको? नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत ही एक होशियार ज़हीन फ़तीन आदमी है। उनको एहसास होना चाहिए कि वकील सबके साथ उठता बैठता है, तमाम पार्टीज़ के साथ। तो लिहाजा अगर मुझे मेरी तस्वीर इनके साथ आ गई थी, वो शायद कायल नहीं हुए, जो भी था। लेकिन बहरहाल मुझे ख़ुद ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज़ भी जो है मेरा ख्याल है तय कर चुका था कि मैंने इनका साथ छोड़ना है। बतौर जज कितना अर्सा काम किया और क्यों आपने एज ए जज रिज़ाइन किया और वकालत का शोबा आपने इख्तियार किया? मैं 1994 में एग्ज़ाम दिया था और जुडिशल ऑफिस का, बाद में दोबारा कमीशन का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैंने सूबे भर में सेकंड पोजीशन हासिल की थी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। और ये तकरीबन 16 साल लगभग मैंने मुलाजिमत की। 2009 में मैंने इफ्तिखार चौधरी के रवैये के अगेंस्ट जो है रिज़ाइन किया था। इफ्तिखार चौधरी जो है, मैं उस ज़माने में यहाँ इस्लामाबाद में मेरी पोस्टिंग थी और इफ्तिखार चौधरी जो था वो एक मकरू किरदार गुजरा है हमारी जुडिशरी में। तो उस कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए थे, जो उनके दोस्त थे, और फिर ये मेरे पीछे पड़ गया। अब चीफ जस्टिस के साथ एक सबॉर्डिनेट जज का क्या मुकाबला हो सकता है? और मैंने जो इस्तीफ़ा लिखा था वो सारा मैंने इफ्तिखार चौधरी के इस रवैये, क्योंकि इसने पिंडी बार से ख़िताब करते हुए मेरा उसमें ज़िक्र किया, तो फिर मेरे लिए उस पेशे में रहना नामुमकिन था। और उसके बाद से आज तक जो हैं मेरा ख़्याल है कि इफ्तिखार चौधरी जो हैं उसकी कीमत अदा कर रहा है, क्योंकि जो भी उसके करतूत थे, इसने गाड़ी ली थी, पेट्रोल लिया था, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली थी, कमांडोज ली थी, सब एक के बाद दीगर मैं अदालतों में चैलेंज करता गया। और इंशाल्लाह जब तक जान में जान है, कोई भी इसकी बात आएगी तो इंशाल्लाह पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब के आप वकील हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े केसेस मिलते होंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात आपको अप्रोच करती होंगी। कितना फ़ीस कितनी लेते हैं आप? बड़े बड़े जो लोग शख्सियात होती हैं, खान साहब से कितनी फ़ीस ले रहे हैं?
فیس میں اگر میں یہ کہوں کہ فوجداری کیسز میں اسلام آباد کا میں مہنگا ترین وکیل ہوں. شاید ہی کوئی اتنی فیس لیتا ہوگا, لیکن کتنی ذرا فگر میں آپ بتانا پسند کریں؟ فگر دیکھیں, یہ مرڈر ہوتے ہیں, ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں, نارکوٹکس کے کیسز ہوتے ہیں, ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, الیکٹرانک کرائمز کے کیسز ہوتے ہیں, FIA کے کیسز ہوتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کے کیسز ہوتے ہیں. کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں بھی کیسز کیے ہیں, پاکستان بھر میں ٹرائل کے لیے جاتا رہا ہوں. لیکن بہرحال اگر میں آپ کو فیس بتاؤں گا تو ویسے ہی جو ہیں ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. بہرحال میں یہ بتا دوں ضرور کہ وکالت جو ہے الحمدللہ میری کامیاب ترین ہے. اچھا, فگر تو آپ نہیں بتا رہے, یہ بتائیں گے کہ عمران خان سے کتنی فیس لی ہے یا لیں گے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کے انہوں نے کہا جی ٹکٹ, تو یہ دونوں چیزوں کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان کے ساتھ تو جتنی مطلب ہے کہ قربت ہوئی, جتنی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی, میٹنگز ہوئی, اتنا ہی اس کا حصار یا اثر جو ہے ہم پہ بڑھتا گیا. یہ کیپٹیویٹ کرتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی شخصیت اور ایسے تاثیر سے نوازا ہے. میں یہ الفن کہتا ہوں, ورنہ اس عمر میں کوئی نہ کسی کی خوشامد کرنے والا آدمی ہوں, خوردرا سا آدمی ہوں. خان صاحب جو ہیں, آپ نے ٹکٹ کی بات کی, میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں کی ضرورت ہوتے ہیں. میں مطلب ہے مجھے کسی پارٹی سے یا کسی اس سے نہ کبھی فائدہ میں نے کبھی مانگا ہے, ہمیشہ کنات کیے ہیں. ٹکٹ نہیں دیا, گڈ انف. جہاں تک ٹکٹ کا سوال ہے, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا, آج دوبارہ کہہ دوں کہ یہ جو آج کل ہم لگے ہوئے ہیں, جب PTI پہ اچھا ٹائم آ جائے گا, جب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حکومت میں آ جائے یا یہ کم از کم یہ ظلم بربریت ختم ہو جائے, تو انشاءاللہ میں اپنی وکالت کی طرف واپس آؤں گا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح یہ میڈیا کے ساتھ چمٹا رہوں یا تقریریں کروں. آئی وانٹ مائی نارمل لائف بیک. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ اتنے مشکل وقت میں آپ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں, اور جب اچھا وقت شروع ہو جائے گا آپ واپس اپنی وکالت کی طرف کنسنٹریٹ کریں گے. تو کیا وجہ کیا ہے خان صاحب سے محبت کی, خان صاحب کا ساتھ دینے کی؟ خان صاحب کا ساتھ دینا تو میں نے کہا نا, اس کی اپنی ذات میں ایک تاثیر ہے. لیکن دوسری جو عام بات ہے وہ یہ, میں وکیل ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں رول آف لا ہو, میرے ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو. یہی جنگ ہے نا جو خان لڑ رہا ہے. تو لہٰذا اگر میرے ملک میں یہ نہیں ہوگا, یہ جنگ یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے, پاکستان کے بچوں کی, نوجوان نسل کی, آنے والے اخلاف کی, ان کی یہ فائٹ ہے, اور اس کے لیے خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی نہ خان کا ذاتی فائدہ ہے, 72 ایئر میں یہ صبح اٹھتا ہے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور, کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت, تو اس کو کیا پڑی تھی, کمپرومائز کر جاتا, آرام سے رہتا. جب یہ ڈٹ گئے ہیں اس عمر میں قوم کے لیے, یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ خان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے ڈٹ جائیں. بیسیکلی دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ کیپس می کمیٹڈ ٹو ہز کاز. آخری سوال, بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر وقت آپ کا عدالتوں کے کیسز, چکر لگانا, تو بچوں کو اپنے والدین کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جی بات یہ ہے, میں نے جس طرح کہا نا کہ جب بھی یہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو یہ جو ہماری سابقہ زندگی تھی وہ اس زندگی سے بدرجہ بہتر تھی, کیونکہ نہ کوئی جانتا تھا, اپنا کام کرتے تھے بازار میں. اب تو جدھر بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیلفیاں لیں, تصاویر لیں, ٹک ٹاک بنائیں, اور نہ کوئی پرائیویسی رہتی ہے, نہ فیملی کے ساتھ پھر سکتے ہیں. پھر اس میں کچھ نہیں رکھا ہے, یہی دنیاوی شوشہ ہے. اصل مزہ تو یہ ہے آپ جدھر جانا چاہیں گھومیں پھریں, نہ کسی کی نظر بھی پڑے تو پرواہ نہیں ہے. لہذا I miss my previous life and I am determined to go back to my life because I am not gonna compromise it for this pump and show. تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, ہم وہی واحد ترجیح جو ہیں وہ کسی باپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے, اور میں ان کی تعلیم میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوں, ان کی کردار کے ڈیولپمنٹ میں. دے آر مائی فرینڈس, ہم بڑے اچھے دوست بھی ہیں تمام بچوں کے ساتھ. بچوں کو سیاستدان بنائیں گے یا وکالت کے شعبے میں لائیں گے؟
میرا خیال ہے اگر پاکستان میں حالات ٹھیک ہو گئے اور پاکستان میں رول آف لا کو ہم نے پنپتا دیکھا اور بنتے دیکھا، اور اگر پاکستان میں رول آف لا نہیں رہا تو میں اپنے بچوں کو پھر اس ملک میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب سے وہ باتیں، وہ سوالات جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، اور وہ جوابات شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے جو آج ہم نے ان سے پوچھے ہیں۔ سیاسی اور جو ان کی وکالت سے متعلق سوالات ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہم پوچھتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان سے وہ چیزیں پوچھی ہیں جو شاید آپ کے ذہنوں میں ضرور آئی ہوں گی۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔